This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो नेटवर्क एप्लीकेशंस है। तो नेटवर्किंग में जो सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है और आजकल जिसमें आई थिंक अर्निंग सबसे ज़्यादा हाई है वो एप्लीकेशंस की नेटवर्किंग है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको पहले ही टॉपिक रखा है कि एप्लीकेशंस एक ज़माने में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, लेकिन अब ये है कि जो भी इस साइट पे काम करेगा एप्लीकेशंस पे, और वो हम लोग शो भी करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स के उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। तो वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनकी डिमांड है। उसमें एक एप्लीकेशन है DHCP, दूसरी एप्लीकेशन है DNS, एक और एप्लीकेशन है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर एक और एप्लीकेशन है ईमेल। तो उन चारों को हम लोग डिस्कस भी करेंगे और फिर लैब के जरिए उसको देख भी लेंगे। पहली चीज जो ये है कि हर एप्लीकेशन जो है वो नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है। नेटवर्क एप्लीकेशन वो है जिसके दो हिस्से हैं। एक जो इसका हिस्सा है उसको हम लोग कहेंगे क्लाइंट, जो रिक्वेस्ट कर रहा है। उसका जो दूसरा हिस्सा है वो है सर्वर, जो रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तो इस मॉडल को हम लोग कहेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो होता ये है कि जैसे क्रोम है तो आपके पास ब्राउजर है, तो वो उसका क्लाइंट पोर्शन है, और दूसरी तरफ एक सर्वर होगा, वेब सर्वर, जो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तो लगता है ऐसा है कि सर्वर पावरफुल है, लेकिन एक्चुअली जो पावरफुल कंपोनेंट है वो क्लाइंट है, क्योंकि क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को वो रिक्वेस्ट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये तो नेटवर्क एप्लीकेशन हो गई कि उसके टू कंपोनेंट्स हैं, वन ऑफ देम इज अ क्लाइंट एंड अदर वन इज सर्वर। अब एज अ नेटवर्क इंजीनियर या एज अ नेटवर्क स्पेशलिस्ट या एज अ नेटवर्क आर्किटेक्ट, आपका काम ये है कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये सिक्योर होनी चाहिए, ये कम्युनिकेशन रिलायबल होनी चाहिए, और इस कम्युनिकेशन में अगर कोई भी इश्यूज आ रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिवाइसेस बीच में इन्वॉल्व होंगी, इसमें राउटर्स भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें स्विचेस भी इन्वॉल्व होंगे, तो वो हमें मेक श्योर करना है कि वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं, वो जो पैकेट यहाँ से निकला है क्लाइंट साइड से, वो सर्वर की तरफ पहुंचाए, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो, कोई चेंज नहीं हो, और फिर उसकी रिक्वेस्ट को वापस लेके आए। तो ये इसलिए नेटवर्क के पर्सन का काम बहुत है। और आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, क्योंकि इस कम्युनिकेशन के अंदर जितने भी हैकर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आ गया है। तो उसकी वजह से डिमांड जो है और बढ़ने लगी है, क्योंकि अब नेटवर्क इंजीनियर सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर नहीं है, बल्कि वो एक तरफ मूव कर रहा है साइबर सिक्योरिटी की तरफ से। अच्छा, अब एक दूसरी तरफ है कि इशू ये है कि कौन क्लाइंट है और कौन सर्वर है। तो अगर हम लोग एक ड्रॉ करें डायग्राम, हम लोग कहें ये क्लाइंट है और ये सर्वर। तो फिर हम कह सकते हैं दिस इज अ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। लेकिन आजकल की जो भी डिवाइसेस हैं दे कैन टेक टू रोल्स। अब वो क्लाइंट के अलावा दे कैन बिकम सर्वर आल्सो, और ये भी क्लाइंट सर्वर हो जाएगा। तो अगर अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, दे कैन बोथ एक्ट एज अ क्लाइंट एंड दे कैन बोथ एक्ट एज अ सर्वर, तो इसको फिर हम एक और दूसरा मॉडल आ जाता है हमारे पास, विच इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। ओके, तो अब इन समरी there are two models. One of them is client server communication, the other one is peer to peer communication. तो client server में ये है कि एक का रोल सिर्फ रिक्वेस्ट करना है, दूसरे का रोल फुलफिल करना है। peer to peer में ये है कि दोनों डिवाइसेस दे कैन एक्ट ईदर वे, दे कैन बिकम अ क्लाइंट, दे कैन बिकम सर्वर। तो यहाँ पर ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क हो सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जो हम लोग ले सकते हैं पीयर टू पीयर में, क्योंकि डिवाइसेस सिर्फ पीसी नहीं हो सकती, डिवाइसेस कैन बी लाइट, और घर में फायर अलार्म है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, तो वो फिर दोनों तरफ एक्ट करेगी, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। तो यहाँ पर जो इशू आ रही है वो ये आ रही है कि अब आजकल सारी जो डिवाइसेस हैं वो इंटरकनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो नेटवर्किंग दाखिल हो रही हैं, वन ऑफ देम, और इसी वजह से एप्लीकेशन नेटवर्क एप्लीकेशन की डिमांड बढ़ रही है। एक तो ये हो रहा है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं हमारी,
पहले जब एक एप्लीकेशन लिखी जाती थी वो एप्लीकेशन कहलाती थी मोनोलिथिक। अच्छा, अब ये एक ऐप होती थी, लेकिन अब अगर हम देखें तो ऐप जो है वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप बन गई है। तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल आ रहा है और ये आपस में जो बात कर रहे हैं, अगर हम इसको रीडिफाइन करें, एक कीवर्ड आजकल बहुत आ रहा है विच इज कॉल्ड एपीआई, और वो कहलाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जब ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं तो दे कम्युनिकेट थ्रू एपीआई। बस इस वर्ड को याद रखें, ये आजकल का बज़ वर्ड है एपीआई। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपस में बात करती हैं थ्रू एपीआईज। तो ये, और इसके अलावा एक तो एप्लीकेशन की नेटवर्किंग जो है तेजी से बढ़ रही है। तो अब ये हो गया कि पहले हम लोग ये कहते थे कि हाँ पीसीज ही नेटवर्क कर रहे हैं, अब हम लोग ये कहते हैं एंड पॉइंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैमरे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन अब सडनली इसमें एक और कंपोनेंट दाखिल हो रहा है विच इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन। तो अगर हम नेटफ्लिक्स को देखें तो नेटफ्लिक्स हैज लाइक मे बी 2 to 3,000 कंपोनेंट्स, और वो आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि जब आप नेटवर्किंग की दुनिया में दाखिल कर रहे हैं तो आप ये कहें कि मैं एप्लीकेशन की नेटवर्किंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पीसी की नेटवर्किंग करूंगा, विच इज इनकरेक्ट। एक्चुअली आपका रोल जो है वो एप्लीकेशन नेटवर्किंग में भी आ सकता है, और आपका रोल जो है वो एंड पॉइंट सिक्योरिटी में आ सकता है। एंड देन एक और चीज आ रही है विच इज कॉल्ड आईओटी। आईओटी जो है वो कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसमें ये कैमरे हैं और फायर अलार्म है और डिफरेंट है। तो वो हम यहाँ डिवाइस में दिखा रहे हैं कि आपकी जो डिफरेंट अप्लाइंसेस हैं वो सब एक दूसरे से बात कर रही हैं, और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो ये भी एक तरह की जो कम्युनिकेशन है, दिस इज पीयर टू पीयर एप्लीकेशन। अब हम पहले एप्लीकेशन पे बात करते हैं विच इज मोर लाइक HTTP। इसकी हम अभी लैब भी करेंगे। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर हम ब्राउजर पे जाएं, फर्स्ट करें हम ब्राउजर पे जाते हैं, हम कोई भी अगर ब्राउजर खोलें, let's look at it. फर्स्ट हम क्रोम खोलते हैं और हम यहाँ पर अब सी, ये जो क्रोम है ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। ये जो ब्राउजर नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली अ क्लाइंट। सो इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक क्लाइंट है। तो ये हमारा क्लाइंट है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ टाइप करें www.cisco.com, तो ये होगा हमारा वेब सर्वर जिससे हमें कनेक्ट होना है। और यहाँ पर हमारा जो है वो क्रोम है, क्रोम कह सकते हैं, ये दिस इज अ क्लाइंट। अच्छा, अब ये जो दो कम्युनिकेशन हो रही है इसमें नेटवर्क वाले का रोल होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकती जब तक कि जो नेटवर्क का पर्सन है उसने पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही ना बनाया हो। तो अब हम यहाँ टाइप करते हैं बेसिकली इसको। अब हम यहाँ टाइप करेंगे www.cisco.com। अब से ये इतनी जल्दी जो है यहाँ पर पहुंच गया cisco.com पे। इसका मतलब ये है कि इस क्लाइंट ने जो है वो सिस्को से कनेक्ट किया है। तो सिस्को से कनेक्ट किया और सिस्को के वेब सर्वर से कनेक्ट किया, तो ये यहाँ पर जो है वो पहुंच गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हुए, एक तो सिस्को का वेब सर्वर और फिर सिस्को का जो है वो क्लाइंट आ गया। तो अब हम वापस जाते हैं इसके ऊपर और इसमें अच्छा, अब इसमें देखें डिफरेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व हुए। नंबर वन,
हमें एक cisco.com के सर्वर से कनेक्ट करना था, तो cisco.com का सर्वर इन्वॉल्व हुआ और उसके बाद cisco.com के ऊपर एक पेज जो है वो ये हमें नजर आ गया, व्हेन एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर एवरीथिंग वर्क्स। तो ये सिस्को का अपना पेज है जो यहाँ चल रहा है। तो इसमें सिस्को अपनी डेवलपमेंट बता रहा है कि उन्होंने क्या क्या चीजें जो हैं वो कनेक्ट। तो यहाँ पर यही चीज है। और एक्चुअली हुआ क्या था, हमने जो प्रोटोकॉल यूज किया था वो था HTTP, और हमने इस तरह से टाइप करना था, ये उसने खुद ही टाइप किया होगा www.cisco.com। अच्छा, अब पहला जो काम किया होगा उसने, जब हमने ये टाइप किया होगा, उसका IP एड्रेस मालूम किया होगा। तो अब हम यहाँ एक कमांड के जरिए, ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कमांड हर नेटवर्क वाले को मालूम होनी चाहिए। हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, यहाँ पर आप टाइप करेंगे कमांड। अगर हम फर्ज करें ये टाइप करें, कमांड है ns lookup तो हमेशा ये होता है कि आप जो हैं वो किसी सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं और सर्वर का एक एड्रेस है, एंड दैट एड्रेस इज कॉल्ड एन IP एड्रेस। तो हमें मालूम करना था कि cisco.com का IP एड्रेस। तो पहला काम जो हमारी डिवाइस ने किया होगा, इस लैपटॉप ने किया होगा, वो उसका IP एड्रेस मालूम किया होगा। हमने कमांड इशू किया, और कमांड आपको मालूम होनी चाहिए, नेटवर्किंग में जो टॉप 10 कमांड है उसमें एक कमांड जो है वो ये है ns lookup। तो इसने अब से यहाँ एक नंबर इसने लाया 10 ये नंबर जो है, एड्रेस जो है वो ये है सिस्को का 72.163.4.185। तो ये एड्रेस है एक्चुअली। तो ये सबसे जैसे ही हमने टाइप किया cisco.com, उसने ये एड्रेस मालूम कर लिया 72.163.4.185। अच्छा, उसके बाद उसने एक राउट तलाश किया हो यहाँ तक पहुँचने का। सी हमारे कंप्यूटर का जो नंबर है, हम अपने कंप्यूटर का भी एड्रेस देख सकते हैं यहाँ पर। हमारे कंप्यूटर का एड्रेस मालूम करना तो कमांड है ipconfig। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कमांड है। पहली इंपॉर्टेंट कमांड जो थी वो ns lookup है, जो आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो ipconfig है, ये आपको अपना एड्रेस बता देगी। तो इसका जो एड्रेस है वो ये है 10.249.66.142। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि अगर दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, फर्स्ट करें कोई भी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो उस डिवाइस का IP एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा एड्रेस जो था वो ये था 10.249.66.242, और इसने कनेक्ट करना था एक और IP एड्रेस है जो हम लोगों ने cisco.com का मालूम कर लिया। अच्छा, जब भी इसके ऊपर IP एड्रेस आ जाता है तो ये बन जाता है होस्ट। तो ये भी होस्ट है क्योंकि इसका भी IP एड्रेस है। तो बेसिकली जो हमारी कनेक्टिविटी हो रही है वो होस्ट टू होस्ट है। अच्छा, इससे एक चीज पता चली कि हम किसी भी डिवाइस का अगर IP एड्रेस रख दें और उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर को लोड कर दें विच इज कॉल्ड TCP/IP, तो वो डिवाइस जो है वो नेट पे आ जाती है, नेटवर्क पे आ जाती है। तो अगर किसी डिवाइस को नेटवर्क पे लाना है तो ऑल यू हैव टू डू, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल दें। अब वो चाहे गाड़ी हो, कैमरे हो, एप्लीकेशन हो, तो उसका फिर एक IP एड्रेस हो जाता है, और जो दो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो होस्ट होनी चाहिए। होस्ट का मतलब ये है कि उनका एक IP एड्रेस, तो ये होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी होती है। अच्छा, ये जो था ये वेब सर्वर था, और ये जो था ये वेब क्लाइंट है। तो अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, दो हिस्सों में थी, और उन दोनों के दरमियान जो कनेक्टिविटी थी वो हमने स्टैब्लिश कर ली। तो ये हमारा IP एड्रेस है यहाँ पर, जिसके जरिए हमने
अच्छा, अब एक तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर नजर आ रहा है विच इज HTTP, यानी जो इनके दरमियान लैंग्वेज यूज हुई है, क्योंकि जब भी दो डिवाइसेस बात करेंगी दे विल हैव अ प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल का वर्ड बहुत दफा आएगा, तो ये बेसिकली ये है कि कम्युनिकेशन रूल्स है। तो जब भी क्लाइंट को सर्वर से बात करनी है, वो कहेगा कि मैं आपसे बात करूंगा HTTP लैंग्वेज में। कह रहा ठीक है, क्योंकि मुझे भी HTTP समझ में आती है, उसको भी HTTP समझ में आती है, तो इसलिए हमने इससे पहले जो था ये वर्ड लिखा था HTTP, क्योंकि दैट मीन्स दैट्स द लैंग्वेज हम इसके अंदर बात करेंगे। और HTTP में बहुत सिंपल सी है कि यहाँ HTTP सर्वर से हमने रिक्वेस्ट किया, तो उसमें एक कमांड हम लोगों ने इशू की होगी, विच कमांड इज कॉल्ड गेट। तो ये HTTP कमांड है गेट। गेट का मतलब है कि मुझे एक पेज चाहिए तुमसे, और जो भी इसका बेसिक पेज। तो आप फर्ज के जब भी लिखते हैं, अगर हम यहाँ लिख देते हैं cisco.com/CDDC लिखते हैं, तो इसका मतलब है आपको ये वाला पेज चाहिए इस सर्वर को। तो अब ब्राउजर ये करेगा कि आपको एक इसमें लिखेगा HTML में। तो जो लोग भी प्रोग्रामिंग में काम करते हैं वो ये करते हैं कि HTML लैंग्वेज में बनाते हैं, तो दोनों साइडों को HTML लैंग्वेज समझ में आती है, तो वो आपको HTML का कोड भेजेगा और HTML का कोड हम लोग डिसाइफर कर लेंगे। तो एक्चुअली सर्वर से जो चीज़ वापस आती है वो एक कोड वापस आता है, वो जो लैंग्वेज है वो HTML की है। तो इसकी कमांड बहुत सिंपल है। एक कमांड जो है HTTP की गेट कमांड। दूसरी, अगर आप कोई फाइल लोड करना चाह रहे हैं तो वो पोस्ट डेटा, और कोई इमेज या कुछ करना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट कमांड है जो इशू कर सकते हैं। यहाँ पर जो कमांड इशू हुई थी, अभी जो हम लोगों ने कमांड इशू की थी, वो गेट कमांड थी। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है जो अगर क्लास में एनरोलमेंट कर लेंगे तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फाइल भी हम लोग दे देंगे। तो वो इसका नाम है पैकेट ट्रेसर। तो पैकेट ट्रेसर पे हम लोगों ने एक क्लाइंट क्रिएट किया हुआ है। तो क्लाइंट तो ये है, ये क्लाइंट है, और ये वेब सर्वर। अच्छा, ये पैकेट ट्रेसर इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आप खुद ही ये डायग्राम पे खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपको अगर कोई पीसी चाहिए तो हम यहाँ से पीसी को ड्रैग करके यहाँ लेके आ सकते हैं, और अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम केबल लगाएंगे। फर्स्ट करें हम ये केबल। अब ये केबल बाद में जब हम लोग फिजिकल पे आएंगे तो क्यों ये केबल सेलेक्ट किया, तो यहाँ से हम केबल लेंगे, इसके फास्ट इथरनेट लगा के हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये ग्रीन हो जाए, यहाँ पर एक फास्ट फॉरवर्ड का बटन है, इसको अभी ग्रीन का मतलब है कनेक्ट हो गया। तो इससे हम कोई भी नेटवर्क जो है वो सिमुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि नेटवर्क में क्यों चल रहा है, क्योंकि जो फिजिकल लेयर है वो इतनी इंपॉर्टेंट रही नहीं है। तो अगर आप कहें कि मुझे केबल लगाने पड़ेंगे, तो वो एक्चुअली नेटवर्क वाले की जॉब हो सकती है केबल लगाना, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो रोल कम होता जा रहा है, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन है वो क्लाउड की तरफ जा रही हैं। अब आप वायरलेस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना ये एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। तो जो एप्लीकेशन का पार्ट है वो क्रिटिकल है। तो हम पहले एप्लीकेशन दिखाते हैं, क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन। हम इस एंड पॉइंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड पॉइंट, और यहाँ पर एक टैब होगा डेस्कटॉप, उस पर जाएंगे, और फिर आप जाएंगे ये वेब ब्राउजर के टैब। फर्स्ट करें, यहाँ पर टाइप करें CDDC, जिसका नाम है cddc.pk, और उसमें हम गो कहेंगे, तो ये एक पेज लेके आ गया। अच्छा, अब ये कम्युनिकेशन किसके दरमियान हुई, ये एंड पॉइंट और सर्वर के दरमियान हुई कम्युनिकेशन। अब हम ये देखते हैं कि इसको क्या हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते कम्युनिकेशन को, तो हम लोग देखेंगे इसको। तो अगर आप इस कम्युनिकेशन को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक टैब होगा रियल टाइम में सिमुलेशन का, हम सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर दें ताकि सारे फिल्टर को नन कर दें, फिर यहाँ पे एडिट फिल्टर।
और यहाँ पर आपको नजर आएगा HTTP। तो एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं HTTP। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि पैकेट ट्रेसर कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो अगर आपने क्लास में एनरोलमेंट ली हुई है तो एक हम लोग आपको एक्सेस देंगे सिस्को पोर्टल का। तो सिस्को पोर्टल भी जाएंगे तो उसमें जितनी भी हम लोग ये पावर पॉइंट चीज़ें दिखा रहे हैं ये सब कंटेंट वहाँ पर मौजूद है। नंबर 1, सिस्को पोर्टल के ऊपर ये कंपोनेंट मौजूद है और वहाँ पर आप पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर लेंगे और फिर ये फाइल जो हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं ये हम अपनी ब्लॉग साइट पे दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीक हम लोग वो ब्लॉग साइट भी दिखा देंगे जहाँ पर ये फाइल्स आप डाउनलोड कर लें। तो उसमें ये होगा कि आप फाइल्स जो है एडवांस में डाउनलोड कर लें ताकि जब हम लैब कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ही लैब कर लें। तो जो स्टेप्स यहाँ लिए जा रहे हैं अगर आप घर में भी उसी वक्त कर लें, क्योंकि आजकल जो जॉब मार्केट है वो स्किल बेस्ड मार्केट है कम्प्लीटली। तो फर्स्ट करें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि अभी हम आपको दिखाएंगे DHCP। तो आपके जो CV के ऊपर एग्जैक्टली DHCP लिखा होना चाहिए और अभी हम दिखाएंगे कि कितनी जॉब्स के ऊपर DHCP लिखा होता है। तो एक्चुअली जो मार्केट है वो ये है कि वो ढूंढ रही है उन्हीं कीवर्ड्स को। तो अगर आपका CV करेक्ट कीवर्ड पे आ जाएगा तो जितने ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर हैं ये सारे जॉब्स के, तो उसमें आपका CV जो है निकल जाएगा। तो ये कोर्स जो है उन्हीं कीवर्ड्स पे चल रहा है और हम एक्चुअली मेंशन कर देंगे ड्यूरिंग द कोर्स के कौन से कीवर्ड्स जो आजकल के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट जो मूव कर रही है फ्रॉम जॉब बेस्ड टू स्किल बेस्ड। और स्किल बेस्ड में वो चाहते हैं कि जो उनको चाहिए वो एग्जैक्टली आप वही कर दें। तो इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि आपको फर्ज करें ये कनेक्टिविटी बहुत ही क्रिटिकल है आजकल, ये वेब सर्वर और क्लाइंट की कनेक्टिविटी जो है HTTP कनेक्टिविटी, क्योंकि आगे जाके जितनी भी मैनेजमेंट होगी वो इसी तरह होगी। एक्चुअली आप कोई भी डिवाइस मैनेज करेंगे चाहे राउटर और स्विचर इस कोर्स में आएंगे, यू विल मैनेज इट थ्रू योर ब्राउजर। तो ये जो कनेक्टिविटी है बिटवीन टू एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम सिमुलेशन के जरिए दिखाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम एक स्टेप दिखाते हैं कि ये किस तरह जाएगा। सी ये पैकेट जाने के लिए तैयार है। अब इस पैकेट को देखते हैं कि ये पैकेट किस चीज़ का बना हुआ है। तो आप पैकेट को खोल के देख सकते हैं। अब अब जो चीज़ हम लोग देखना चाह रहे हैं एक्चुअली कि सबसे पहला काम वो क्या करेगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम दिखाते हैं। क्योंकि हमने टाइप किया है, जो चीज़ टाइप की है वो ये टाइप की है। तो पहला काम जो एंड पॉइंट कर रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता कि cddc.pk का IP एड्रेस क्या है, क्योंकि अगर मुझे IP एड्रेस नहीं मालूम तो मैं कैसे उस वेबसाइट तक पहुंचूंगा। तो अब अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एक और सर्वर होगा विच इज कॉल्ड DNSServer। तो हमारी जो डिवाइस है वो सबसे पहले DNS सर्वर से एक सवाल करेगी। जैसे होता नहीं, आप जब फोन पे जाते हैं तो एक्चुअली आप फोन नंबर नहीं, उस पे कीपैड पे फोन नंबर से नहीं कनेक्ट होते, आप एक्चुअली नाम से कनेक्ट होते हैं। लेकिन हमारे जो फोन के ऊपर एक मैपिंग होती है नाम से ले फोन नंबर की, क्योंकि आपको सारे फोन नंबर याद नहीं रह सकते। क्योंकि आपको फ़ोन नंबर याद नहीं रह सकते तो हमारा फ़ोन हेल्प करता है कि जब भी आप कोई नाम टाइप करते हैं वो फ़ोन नंबर तलाश कर लेता है बुक के अंदर से। तो यहाँ पर भी ये है कि कंप्यूटर कह रहा है कि मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उसका IP एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एक चीज़ दिखाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग जाएंगे।
तो हर डिवाइस के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन टैब होता है, तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन टैब। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आ रही है इस कॉन्फ़िगरेशन टैब, वो है कि इस डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है और उसका आईपी एड्रेस ये है 10.0। ये हमेशा 4 ही डिजिट होते हैं, लेकिन इसके बाद एक और कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर विच इज़ कॉल्ड डीएनएस सर्वर। तो हर डिवाइस के अंदर चाहे फ़ोन हो, पीसी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर होती है, क्योंकि अगर इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि किस नाम का क्या आईपी एड्रेस है। तो पहले डीएनएस का एब्रीविएशन देख लेते हैं। डीएनएस का जो एब्रीविएशन है वो ये है। तो ये करता है कि हर नाम का, अगर हम इस सर्वर से पूछेंगे तो हर नाम का ये आईपी एड्रेस बता देगा। तो हर कंप्यूटर में ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है नेटवर्क की। और ये नॉट ओनली बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, और जितने भी अब आजकल सीवीज हैं उन पे ये इसका एम्फेसिस होगा कि कहीं ना कहीं उसमें ये जरूर लिखा होगा कि आपको डीएनएस के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। स्पेशली जो साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें बढ़ रही हैं कि आपको अगर हम डीएनएस पूछें कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि हर डिवाइस में, चाहे फ़ोन हो, पीसी हो, उसमें डीएनएस सर्वर जरूर लिखा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ कि डीएनएस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है 10.030 है। तो हमारा जो डिवाइस है सबसे पहले जाके किससे पूछेगी, वो डीएनएस से पूछेगी। तो हम देखते हैं कि क्या हमारी डिवाइस पूछती है या नहीं पूछती। यहाँ इसको क्लियर कर देते हैं फिर। ओके, अब यहाँ पर हमें दो नजर आ रहे हैं कि वेब सर्वर और डीएनएस सर्वर। तो एक्चुअली अब क्वेश्चन ये है कि पहले क्या ये वेब सर्वर के पास जाएगी या पहले जो है ये डीएनएस सर्वर के पास आएगी। तो देखते हैं कहाँ जाती है जो पैकेट है, कहाँ जाती है। एक्चुअली तो इसको वेब क्लाइंट को वेब सर्वर पे जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसको कि वेब सर्वर का इसको आईपी एड्रेस नहीं मालूम है। तो पहला काम तो ये करेगा कि ये डीएनएस सर्वर से पूछेगा कि मुझे तुम आईपी एड्रेस बताओ, क्योंकि मैं जाना तो वेब सर्वर भी था, लेकिन मुझे उसका आईपी एड्रेस नहीं पता, मुझे उसका नाम पता है। तो डीएनएस ये कहेगा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आई हैव द आईपी एड्रेस ऑफ दैट। और वो देखते हैं क्या उसके पास आईपी एड्रेस है या नहीं। तो यहाँ अगर हम सर्विसेज में जाएं तो यहाँ पर एक सर्विस नजर आएगी डीएनएस की, ये। अच्छा, अब हम यहाँ अगर डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस सर्वर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पे भी कॉन्फ़िगर हो सकता है। जो हमारे घर में पीटीसीएल राउटर्स जो होते हैं उनके अंदर भी ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। आईएसपी के पास भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, कंपनी के अपने। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन होगी कि आपको अगर किसी नाम का आईपी एड्रेस मालूम करना है, तो ये सिंपल मैपिंग है। अगर हम यहाँ देखें इसको, ये एक सिंपल मैपिंग है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये CDDC, क्योंकि हमें इस साइट पे जाना है, तो वो ये कह रहा है कि इसका ए रिकॉर्ड, एब्सोल्यूट रिकॉर्ड जो है वो ये है। तो एंड पॉइंट ने एक सवाल पूछा कि अगर तुम्हें मालूम है cddc.pk का। अच्छा, डीएनएस में एक खास बात ये है कि जो डीएनएस सर्वर होता है कि अगर इसको खुद नहीं मालूम तो ये नहीं करता है कि वो ये जवाब दे दे कि मुझे नहीं मालूम। वो ये करेगा, आगे वाले से पूछेगा। उसके अपने कनेक्शन होते हैं, वो कहेगा मुझे तो नहीं मालूम लेकिन मैं किसी और से पूछ के बता सकता हूँ। तो ये कहलाती है रिकर्सिव। वो आगे जाके पूछता रहेगा और अल्टीमेटली आपको एक जवाब देगा। और जब वो जवाब देगा तो आपके पास उन सब का एक कैशे के अंदर हो जाएगा। तो वो हम अभी कैशे भी दिखा देंगे, लेकिन अभी हम ये देखें cddc.pk का उसने आईपी एड्रेस है। अच्छा, अब इसके अंदर भी हम पैकेट में देख लेते हैं, तो जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है ये। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ पीडीओ। पीडीओ का मतलब है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो हम पहले इनबाउंड को चेक करते हैं। इनबाउंड में अगर हम जाएं, इनबाउंड होता ये है कि ये पैकेट आया है, तो ये हम पैकेट के अंदर देख रहे हैं।
तो अगर हम इनबाउंड में देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ नाम cddc.pk और ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस। और यहाँ लिखा होगा डीएनएस क्वेरी, लिखा नहीं डीएनएस क्वेरी। तो ये सवाल पूछा है एंड पॉइंट ने इस सर्वर से कि अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता हो cddc.pk तो बता दें। लेट्स सी अब क्या जवाब मिलता है। अच्छा, जो पैकेट बाहर जा रहा है वो है आउटबाउंड। तो हम आउटबाउंड भी चेक कर लेते हैं। तो आउटबाउंड पैकेट के अंदर अगर हम यहाँ देखें इसको, तभी ये पैकेट वापस जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। पैकेट वापस नहीं जा रहा, तो ये हम इसको यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे। तो इस पैकेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये cddc.pk, तो इसका जो आंसर है कोई चीज गलत टाइप कर दी होगी तो क्योंकि उसका आंसर मिला नहीं। देख इसी को फिर हम लोग सिमुलेशन में ले जाते हैं। ओके, अगर हम इसके इनबाउंड पैकेट में देखें, सी इसको आईपी एड्रेस मिल गया है यहाँ 10.0.10.10। तो ये पहला स्टेप था कि नेम से आईपी एड्रेस मालूम करना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब सिक्योरिटी में बहुत बड़ा खतरा ये होता है कि अगर आपको फर्ज करें हम गलत आईपी एड्रेस दे दें तो आप गलत साइट पे जाएंगे, वहाँ से गलत चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है कि, और इसी में सारी जो ये प्रॉब्लम होती हैं वो इसी में होती है। फर्ज करें आपको किसी बैंक जाना है, समिट बैंक, और आपने क्वेरी की और किसी तरह से आपके हम यहाँ पर बीच में उसको एड्रेस को चेंज कर दें और आपको उसी तरह की साइट दिखा दें समिट बैंक की, जैसे आपको लगे कि आप अपने बैंक में पहुंच गए और आपने पासवर्ड यूजर नेम टाइप किया तो वो फौरन ही आपको एक गलत जगह पे ले जाएगा। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये नेटवर्क वालों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इस कम्युनिकेशन के अंदर अगर कहीं भी गलती हुई और उसको गलत एड्रेस मिल गया तो प्रॉब्लम। आप फोन पे अगर वो कर रहे हैं और दूसरी ये कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो गलत साइट पे जाने की कोशिश करेगा हम उसको यहाँ रोक सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो जिस साइट पे जा रहा है वो साइट सही नहीं है। अच्छा, अब ये जाएगा, अब सी सेकंड स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ से अब ये वेबसाइट पे जाएगा कि अब ये जा रहा है HTTP। तो यहाँ से जो चीज़ हमें कंक्लूड हो रही है वो ये हो रही है कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाएंगे सबसे पहली चीज़ जो मालूम करेगा वो उसका आईपी एड्रेस है, और वंस इट गेट्स एन आईपी एड्रेस देन इट विल गो टू द वेबसाइट। तो हमें तो लगा कि हमने जब एज ब्राउजर पे टाइप किया था वो क्रोम को फौरन चला गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था।
एक्चुअली उसने डीएनएस सर्वर से पहले जाके चेक किया होगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या, फिर क्या होगा। अब ये जाएगा और यहाँ इस पैकेट को अगर हम खोल के देखेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ चल रही है वो HTTP चल रही है, तो HTTP के जरिए ये चला गया। तो ये एक तरह कम्युनिकेशन है। इसमें हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक क्लाइंट और एक वेब सर्वर। अब हम एक चीज़ और दिखा देते हैं, वो कमांड प्रॉम्प्ट पे। अगर हम यहाँ पर टाइप करें IP config, तो हमारे कंप्यूटर पे जितने भी स्टोर्ड हैं, ये बता रहा है कि इस साइट का IP एड्रेस ये है। तो ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड, तो ये हम कहेंगे ये कैशे है। तो हमारे कंप्यूटर में अगर आपको कैशे देखना है तो जो कमांड हम लोगों ने टाइप की है वो दोबारा टाइप कर देते हैं। आप टाइप करेंगे IP config डिस्प्ले, तो इसमें DNS लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि DNS की जो एंट्रीज, क्योंकि होगा ये कि जैसे ही आप टाइप करेंगे cisco.com, पहले वो चेक करेगा कि मेरी मेमोरी में, क्योंकि मैं हो सकता है पहले भी जा चुका हूँ cisco.com पे, तो हो सकता है कि वो जो IP एड्रेस सेम हो, तो पहले वो कैशे में देखेगा। अगर कैशे में नहीं मिलेगा तो देन इट विल गो टू द ISP को भी नहीं मिलेगा तो वो आगे जाके किसी से पूछ लेगा। तो इस तरह से ये चीज़ चलेगी। तो ये इसने सारी एंट्री दिखा दी। अब सी ये पॉसिबल है कि कोई आपके कंप्यूटर में अगर फर्ज करें एक मलिशियस सॉफ्टवेयर आ गया जिसको हम लोग कहते हैं मेलवेयर, तो वो जाके आपके पूरे कैशे को करप्ट कर दें, वो जाके जो नाम लिखा उसके आगे कोई और IP एड्रेस लिख दें, तो आप तो फिर गलत साइट पे जा रहे होंगे। और यही वो लोग करते हैं। एक्चुअली वो ये करते हैं कि आपको पहले फेसबुक का फॉल्स पेज दिखाएंगे। आपको लगेगा कि तो फेसबुक का सही पेज है, आप अपना यूजर नेम टाइप करेंगे, पासवर्ड, तो क्योंकि वो यूजर नेम पासवर्ड ले लेंगे, फिर उसके बाद असल पेज दिखा देंगे आपको। आपके ये तो मुझे दोबारा टाइप करना पड़ा यूजर नेम पासवर्ड, लेकिन उन्होंने जो पहला पेज दिखाया था वो बहुत ही फेक पेज था, और वो इसी तरह दिखाया कि आपके कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर IP एड्रेस को करप्ट कर दिया है, और आपको पेज दिखा के उनको आपका यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, तो बाद में वो फिर लॉग इन करके हाईजैक कर लेंगे पेज को, फिर आपसे कोई पैसे मांगेंगे और वो रैंसमवेयर कहलाएगा। और पाकिस्तान में हो चुके हैं, वो फिर आपसे 4-5 हज़ार लेंगे, ठीक है हम आपका फेसबुक पेज रिस्टोर कर देंगे, इतने पैसे दे देंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपने कंप्यूटर को हर रोज रीस्टार्ट जरूर करें उसको खुला नहीं रहने दें, क्योंकि जब आप शट डाउन करते हैं तो उसकी पूरी मेमोरी जो है वो इरेज हो जाती है। आगे जाके हम कमेंट दिखा देंगे, आप ये कैशे को भी पूरा क्लीन कर सकते हैं। तो हम लोग वापस आ रहे थे स्लाइड के। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो DHCP की है, क्योंकि जब भी हमें कंफिगर करना है, फर्स्ट करें हमें कहीं भी कंफिगर करना है, फर्स्ट करें आपने एक नेटवर्क बनाया, फर्स्ट करें हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, कि एक स्विच लगाएंगे आप, उससे आप डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट करें। तो इस कोर्स के जरिए में एक तो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीख लेंगे, लेकिन एक जो सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कॉल्ड DHCP सर्वर। अच्छा, DHCP की पहले एब्रीविएशन देख लें, क्योंकि हर चीज़ की आपको एब्रीविएशन मालूम होनी चाहिए। तो ये है डायनामिक अच्छा, अब ये देखें, होस्ट का मतलब होता है कि इसको IP चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन।
और ये प्रोटोकॉल का मतलब है रूल। तो इसमें दो लोग होंगे। अब जैसे ये पीसी ऑन होगा, ये डीएचसीपी क्लाइंट होगा। तो सबसे पहला काम है, ये कहेगा मुझे होस्ट बनना है। अब होस्ट बनने के लिए इसको चाहिए आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस हम दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या तो हम उसको मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं, या हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं किसी सर्वर के जरिए, डायनामिक। अच्छा, मैनुअल कॉन्फ़िगर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आपके पास 500 हैं तो उनको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो फिर ये जो सर्वर है, तो जैसे ही ये ऑन होगा, ये सबसे पहले इस डीएचसीपी सर्वर से पूछेगा कि आई नीड एन आईपी एड्रेस। तो ये डीएचसीपी सर्वर जो है इसको आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। तो हर नेटवर्क के अंदर एक डीएचसीपी सर्वर जरूर होता है, चाहे वो आपका राउटर हो। तो इस कोर्स के दरमियान हम ये भी सीखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर। तो आपको सीसीएनए कोर्स के बाद ये मालूम होना चाहिए कि डीएचसीपी सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्योंकि ये भी एक चीज़ ऐसी है जो इंटरव्यू में पूछी भी जाती है और सीवी के अंदर भी इसका, और इंटरव्यू में भी आ सकती है और सीवी में भी होना चाहिए। डीएचसीपी को जो आईपी एड्रेस की मैनेजमेंट है, ये एक बहुत बड़ी इशू है सारी। तो यहाँ से ये डीएचसीपी सर्वर जो है वो नेटवर्क में रोल प्ले करेगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको। तो ये आ गया डीएचसीपी सर्वर जो आपको असाइन करना होगा। तो डीएचसीपी सर्वर जो है इट्स अ नेटवर्क एप्लीकेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क के फंक्शंस हैं, जो एप्लीकेशन जो काम करती हैं, तो एक अभी हम लोगों ने देखी थी डीएनएस सर्वर है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसको कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए आपको। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो डीएचसीपी सर्वर की है, जो आपको कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्योंकि आईपी एड्रेसिंग दो तरह से हो सकती है, डायनामिक कि कोई सर्वर आपको असाइन कर दे, और स्टैटिक का मतलब है आप खुद असाइन कर। तो अगर हम यहाँ पर जाएं इसके ऊपर, फर्स्ट करें हम यहाँ पर एक इस पीसी को लेके आ गए, और यहाँ पर हम एक सर्वर को लेके जाएं। हम इसी वेब सर्वर को डीएचसीपी सर्वर भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ जाएं डीएचसीपी सर्वर पे, और यहाँ सर्विसेज में जाएं, और यहाँ पे लिखा हुआ है डीएचसीपी। तो हम डीएचसीपी को ऑन करें, और हम यहाँ कहें कि हमें जो सी डीएचसीपी सर्विस किसी भी कंप्यूटर पे हो सकती है, राउटर कहीं पर भी हो सकती है। और यहाँ पर हम दें कि डीएनएस सर्वर का यहाँ से 10.0, और हम इसकी जो आईपी एड्रेस स्टार्ट करें वो ये कहें कि ये 40 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आपको ये करना है कि हर डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, और उसमें ये बताना है कि कहाँ से लेके और कहाँ तक के एड्रेसेस जो हैं आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फर्स्ट हम कहें कि 40, और यहाँ पर हम कहेंगे 100 एड्रेसेस ये कॉन्फ़िगर कर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर हम डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज कॉल्ड स्कोप। स्कोप का मतलब है कि आप रेंज बताएंगे कि कौन कौन से एड्रेसेस जो हैं आपके नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं, अच्छा हमने 40 क्यों पिक किया, स्टार्टिंग पॉइंट 40 इसलिए पिक किया कि हम ऑलरेडी जो थे वो स्टैटिकली असाइन कर चुके थे 10 10 20 30 तक हम मैनुअली असाइन कर चुके थे। तो हमने कहा 40 से स्टार्ट करें, और उसके बाद ये एड्रेसेस जो हैं वो असाइन करें, और ये हम सेव करें। तो अब यहाँ पर ये स्कोप आ गया कि हर कंप्यूटर जो आपसे पूछेगा उसको 30 से स्टार्ट करें और नंबर दे दें। तो अब यहाँ पर इसको तो कॉन्फ़िगर कर दिया, इसको ऑन भी कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर इसके डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, तो यहाँ दो ऑप्शन थी, स्टैटिक थी कि हम यहाँ खुद ही आईपी एड्रेस इसका टाइप कर देते हैं, क्योंकि एड्रेस तो चाहिए इसको नेटवर्क कनेक्ट करने की।
लेकिन हमने कहा कि हम जाते हैं डायनामिक, तो हम जाएंगे DHCP की तरफ, और DHCP जैसे ही जाएंगे इसने इसको एड्रेस असाइन किया 10.041। अभी देखिए इसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमने कहा था कि 40 से ऊपर के एड्रेस असाइन करो, तो इसने ऑलरेडी यहाँ दे दिया 10.0। सी DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो वहाँ पे दो ऑप्शन थे कि स्टैटिक भी कर सकते थे, DHCP के जरिए कर सकते थे। तो इसमें तो नॉर्मली होता है कि कोई भी नेटवर्क आप बनाएंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं एक DHCP सर्वर होगा जो सारे आपकी डिवाइसेस को एड्रेस असाइन कर रहा होगा। अच्छा, एंड दिस इज कॉल्ड एन IP एड्रेस मैनेजमेंट। तो आजकल ये इवन फुल टाइम जॉब है, क्योंकि चाहे कोई आपके नेटवर्क में फ़ोन लेके आ जाए, आप घर में हैं फर्ज करें, आपका टीवी भी इंटरनेट पे जा रहा है, तो उसको भी IP एड्रेस चाहिए, आपके फ़ोन को भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर एक DHCP सर्वर होगा जो सबको एड्रेसेस असाइन कर रहा होगा, और वो ये एड्रेस असाइन कर रहा है 10 डॉट, यानी जो भी उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गिवन है, तो वही एड्रेस वो असाइन कर रहा है। तो ये एक रिक्वायर्ड एलिमेंट है, क्योंकि आपका कोई नेटवर्क काम नहीं कर सकता जब तक कि आपके नेटवर्क पे एक सर्वर मौजूद ना हो, विच इज कॉल्ड DHCP सर्वर। ठीक है, हम वापस आ लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये 4 स्टेप प्रोसेस है। जो पहला प्रोसेस है कि जैसे ही क्लाइंट आएगा, सबसे पहला काम उसका ये है कि वो DHCP सर्वर को तलाश करे। तो यहाँ 3 तरह के पैकेट्स होते हैं। एक कहलाता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबको भेजो। दूसरा है मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट कहते हैं वन टू ऑल। मल्टीकास्ट का मतलब है वन टू अ ग्रुप। और फिर तीसरा यूनिकास्ट, विच इज वन टू वन। और फिर एक एनीकास्ट है, वन टू एनी वन इन द ग्रुप। तो ये 4 तरह के मैसेजेस हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्लाइंट को ये नहीं मालूम कि DHCP सर्वर कौन है, तो वो एक ब्रॉडकास्ट करेगा, और वो ये कहेगा कि जो भी DHCP सर्वर है, वो इसको हम लोग देखते हैं कि अगर ये हम सिमुलेशन में इसको सिमुलेट करने देंगे, हम यहाँ सिमुलेशन में जाएंगे और यहाँ और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है DHCP। अच्छा, फिल्टर का मतलब ये है कि हमें सिर्फ DHCP के मैसेजेस जो हैं वो देखने हैं। तो अब फर्ज करें हम यहाँ पर इसको और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जाएं और इसको स्टैटिक से, अभी इसने पैकेट तैयार कर लिया, क्योंकि इसको IP एड्रेस चाहिए, तो हमने इसको क्लिक किया DHCP पे। अच्छा, अब आपका जो DHCP सर्वर है वो ये वाला है। इस सर्वर को हम लोगों ने DHCP सर्वर बनाया। अच्छा, आइडियली ये पैकेट यहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आई थिंक ये पैकेट सबके पास जाएगा, और सबके पास इसलिए जाएगा कि ये सब इसके पास ये पूछेगा हर एक से कि तुम में से कौन DHCP सर्वर है, और जो भी DHCP सर्वर है मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी है और मुझे एक IP एड्रेस चाहिए। तो एक दफा जब रिप्लाई आ जाएगी तो ये फिर PC को पता चल जाएगा कि ये वाला DHCP सर्वर है, तो नेक्स्ट टाइम वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा। तो अब देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होता है। तो पैकेट को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ करेंगे, तो ये सबके पास चला गया। और अगर आप देखें तो हर एक ने फिर रेड क्रॉस कर दिया कि मैं DHCP सर्वर नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक जो वेब सर्वर था वहां पर उसने कहा कि मैं हूँ DHCP सर्वर, बाकी सबने डिनाई कर दिया। तो ये पैकेट कौन सा पैकेट होगा? दिस पैकेट विल बी कॉल्ड ब्रॉडकास्ट पैकेट।
तो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट था, सबके पास गया और सिर्फ एक सवाल था सबके साथ कि हु इज द DHCP सर्वर। तो अगर हम खोल के भी देखें तो हम देख सकते हैं मैसेज को। फर्स्ट करें हम इसको यहाँ पर इस पैकेट को देखें, तो यहाँ पर ये जो DHCP है वो यही सवाल कर रहा है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं क्या होगा आगे नेक्स्ट। अब DHCP सर्वर ने सबको बता दिया कि मैं IP एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, तो सबको, लेकिन जो कॉन्फ़िगर हो रहा है वो PC0 हो रहा है। तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस है जो आपको समझना चाहिए। अब वो प्रोसेस में हम वापस आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अगर कोई आपसे पूछे तो ये इसके 4 स्टेप्स हैं। अगर आपको याद करना है तो ये प्रोसेस है DORA, डोरा। डी का मतलब है कि सबसे पहले ये डिस्कवर करेगा कि कौन DHCP सर्वर है, और जो भी DHCP सर्वर है वो उसको ऑफर करेगा IP एड्रेस। और जब इसको ऑफर करेगा तो ये इससे रिक्वेस्ट करेगा कि ठीक है मुझे यही वाला IP एड्रेस चाहिए, और फिर ये जब इसको IP एड्रेस मिल जाएगा तो ये एक्नॉलेज कर लेगा। तो यही है डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और फिर एक्नॉलेजमेंट। ओके, एक तो आपको ये अगर कोई पूछे आपसे सवाल कि DHCP जो है वो कितने स्टेप का प्रोसेस है, तो आपका जवाब होना चाहिए 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज डिस्कवर, सबसे पहले मुझे ये मालूम करना है कौन DHCP सर्वर। सेकंड जो है ऑफर, वो जो DHCP सर्वर मिल गया है वो मुझे एक IP एड्रेस अपने पूल में से दे, जो भी इसका पूल डिफाइंड है। फिर मैं उससे रिक्वेस्ट करके मैं इसको कंफर्म कर दूँ। तो ये एक प्रोसेस है। वो एक्नॉलेज कर लेगा, ठीक है रिक्वेस्ट कंफर्म हो गई और आपको वो IP एड्रेस जो है वो मिल गया सारा। तो यहाँ उसी प्रोसेस को हम वो रीडिफाइन कर रहे हैं कि यू विल रिक्वेस्ट इन एड्रेस, वो आपको एक ऑफर करेगा कॉन्फ़िगरेशन आपकी, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और वो उसको कंफर्म कर देगा। तो एक हमारे जहन में ये होना चाहिए कि ये तो हमने एक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई PC पे, आगे जाके हम लोग दिखाएंगे कि राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम है, और ये उसके स्किल सेट में शामिल है कि उसको DHCP कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए DHCP क्या है, और एटलीस्ट ये तो मालूम होना चाहिए कि DHCP किस चीज़ की एब्रीविएशन है और क्यों रिक्वायर्ड है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो हम दिखाते हैं, उस प्रॉब्लम को दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपके अराइज होंगे और क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें देखें कि एक हैकर है और उसने क्या किया कि एक छोटा सा रास्पबेरी पाई और कोई भी छोटा सा कंप्यूटर लाके अपनी जेब में लेके आया और उसने आपके नेटवर्क में लगा दिया और उसको कॉन्फ़िगर कर दिया एज अ DHCP सर्वर। अच्छा, अब ये एक साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा है कि उसने, क्योंकि आपका जो DHCP सर्वर है वो ऑथराइज्ड है, यहाँ पर अनऑथराइज्ड है। तो ड्यूरिंग द कोर्स एक चीज जो आपको समझनी होगी कि उसको किस तरह रोका जाए, क्योंकि अगर आपने नहीं रोका तो वो ये करेगा कि इस तरह से चीज़ें कॉन्फ़िगर कर देगा कि जितनी भी ट्रैफिक चल रही होगी नेटवर्क के ऊपर वो सारी उसके थ्रू गुजरेगी, और जब उसके थ्रू गुजरेगी तो वो आपके पासवर्ड्स, आपके इमेजेस, आपके फाइल्स, वो हर चीज़ जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो हमारा काम एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये इसलिए नेटवर्क जो इम्पोर्टेंट है, वो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके अंदर ये मेक श्योर करना है कि कम्युनिकेशन सही लोगों के दरमियान हो रही है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जो आजकल का कीवर्ड है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लाइंट भी सही है और सर्वर भी सही है। तो यहाँ पर जो इश्यू दिखा रहे हैं वो ये है कि फर्ज करें एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है, ये लिखा हुआ रोग DHCP सर्वर। रोग का मतलब है कि गलत DHCP सर्वर हैकर जो है आपके होगा। अच्छा, जब भी कोई अटैक होता है वो इनसाइड से होता है, तो उसने ये DHCP सर्वर लिखा। तो जब आपने डिस्कवर करना चाहा कि कौन DHCP सर्वर है, तो सबसे पहला काम वो ये करेगा, और ये हम आपको बाद में जब सिक्योरिटी के सेक्शन आएगा तो ये दिखाएगा। सबसे पहला काम ये करेगा, आपके DHCP सर्वर से जितने भी IP एड्रेसेस हैं वो सब ले लेगा, ताकि आपका DHCP सर्वर में कोई IP एड्रेस नहीं रहे। अच्छा, जब आपके DHCP सर्वर में IP एड्रेस रहेगा ही नहीं तो ऑफर क्या करेगा, तो फिर ये पिक्चर में आएगा, कहेगा
देखा आपके जो DHCP सर्वर उसके पास तो कोई IP एड्रेस है नहीं, मैं दूंगा आपको IP एड्रेस। बस यहीं से मसले जो हैं वो शुरू हो जाएंगे आपके नेटवर्क में। तो आपका काम ये है कि ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करना कि क्या हमारे नेटवर्क में कोई रोग एग्जिस्ट करता है, कोई गलत एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर दोनों ने रिप्लाई की। लेजिटिमेट का मतलब है सही वाले ने रिप्लाई की, और रोग का मतलब है गलत वाले। ये भी रिप्लाई कर रहा है, वो भी रिप्लाई कर रहा है। तो क्लाइंट एक्सेप्ट, एक गलती से उसने जो रोग DHCP सर्वर है उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, भाई यहीं से मसले शुरू हो जाएंगे और रोगी उसको एक्नॉलेजमेंट कर देंगे। ओके, तो दो तरह के DHCP सर्वर एक से ज्यादा हो सकते हैं, और वो जो एक से ज्यादा हो सकते हैं वो किसी गलत आदमी की भी हो सकते हैं। तो हमारा काम ये है कि नेटवर्क के अंदर DHCP सर्वर होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क की एप्लीकेशन है। और अगर कोई अनऑथराइज्ड DHCP सर्वर आ गया है तो आपका काम ये है कि उसको रोकना। अच्छा, दूसरा जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया वो DNS का था। तो DNS का जो बेसिक काम है वो नेम टू IP है, क्योंकि हमें सारे IP एड्रेस याद नहीं है। आप चाहें तो अपने ब्राउजर में IP एड्रेस डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं और वो आपको सही वेबसाइट पे ले जाएगा, लेकिन हम नहीं याद कर सकते। लोग अरबों वेबसाइट हैं, करोड़ों वेबसाइट हैं, तो कहाँ याद करेंगे। तो हमारा काम ये कि पहले DNS से हम जो है वो करते हैं। तो आप जो है वो टाइप करते हैं वो IP एड्रेस, वो जो क्वेरी है वो DNS सर्वर के पास जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था नेटवर्क में कि DNS की क्वेरी गई और वो आपको एक IP एड्रेस जो है वो ले जाती है, और ये कहलाता है FQDN। तो अब पहले इसको देख लें। FQDN का मतलब है फुल्ली क्वालिफाइड। तो DNS क्वेरी जाएगी फिर वो क्लाइंट का। तो DNS का काम ये है कि वो इसको वापस जो है, जो भी आप नाम टाइप करेंगे उसका जो IP एड्रेस है वो आपको। अच्छा, अब यहाँ पर एक हायरार्की है। तो इश्यू ये होती है कि फर्ज करें, अब ये देखें क्या होगा। फर्ज करें आप क्लाइंट हैं, आप अपने ISP के DNS सर्वर के पास गए, आपने क्वेरी की cddc.pk। ओके, ठीक है। तो अब ये ISP DNS को नहीं मालूम, तो ये करेगा कि ये जाएगा एक रूट सर्वर के पास, और रूट सर्वर से पूछेगा कि मुझे cddc.pk का IP एड्रेस नहीं मालूम। तो मैं मालूम तो रूट सर्वर कहेगा मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ये रूट सर्वर जो है वो एक चीज बताएगा कि मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ आप ये करेंगे इससे पूछ लें .pk से, और .pk जो है वो हमें ले जाएगा उस DNS के ऊपर जिसके अंदर इसकी एंट्री मौजूद है। तब देखिए ये कहलाती है रिकर्सिव क्वेरी। आपने ISP DNS से पूछा, उसने कहा मुझे नहीं मालूम, ये करता हूँ मैं जो दुनिया का सबसे टॉप पे रूट सर्वर है वो कहलाता है टॉप लेवल डोमेन TLD, उससे पूछूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ कि आपको डायरेक्ट कर दूं pk.pk पे चले। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक PK सर्वर है जिसको मालूम है कि सारे पाकिस्तान की जो वेबसाइट्स हैं उनके जो IP एड्रेस हैं वो कहाँ कहाँ होस्टेड है। तो वो फिर डाइवर्ट करेगा DNS जो cddc.pk का। तो इस तरह से हमें उसका IP एड्रेस जो है क्लाइंट को मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो ये एक तरह का आपका अथॉरिटेटिव जिसको मालूम है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि होता क्या है कि अगर आप किसी जगह जाते हैं, फर्ज करें हमें कोई डोमेन नेम चाहिए, कोई भी चाहिए। फर्ज करें हम यहाँ कहें कि हमें चाहिए cddc cisco.com.pk। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि आप ये कहाँ से खरीदेंगे। तो पाकिस्तान में एक साइट है PK Nick, तो हम वहाँ से खरीदेंगे। तो हम पहले ये एड्रेस खरीद लेंगे। पाकिस्तान में मिलता है 2000 रुपीज़, आपने खरीद लिया एक साल के। अच्छा, अब ये करेंगे कि आप पाकिस्तान में डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स,
तो आप किसी होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाएंगे और हर होस्टिंग प्रोवाइडर के पास एक डीएनएस सर्वर है। तो आप जाएंगे होस्टिंग प्रोवाइडर के पास और कहेंगे मेरी वेबसाइट होस्ट कर दो। तो ठीक है, आपने बताया कि मेरी cddc cisco.pk है और वो वेबसाइट होस्ट कर दो, तो वो होस्ट कर देगा। और जिस सर्वर पे होस्ट करेगा, फर्ज करें उसके पास एक सर्वर है जिसके ऊपर ये साइट है, इसका एक आईपी एड्रेस है, फर्ज करें आईपी एड्रेस 10.0। तो अपने डीएनएस सर्वर में लिख देगा कि cddc cisco.pk जो है उसका ये। अच्छा, अब यहाँ से अब ये पूरा हायरार्की देखिए, रूट है जो दुनिया के टॉप लेवल है, रूट के नीचे डिफरेंट है, उसमें एक जो है वो .pk है। तो क्या अब .pk को इस सर्वर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अब यहाँ करेंगे, आप pk निक के पास जाएंगे और pk निक को बताएंगे कि ये जो तुमने वेबसाइट दी है cddc.cisco.pk, ये इसका जो डीएनएस सर्वर है वो ये है। तो अब 2 स्टेप, सबसे पहला डोमेन नेम खरीद लिया हमने, डोमेन नेम के बाद अब एक वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर के पास गए और उसके ऊपर अपनी साइट जो वेबसाइट है वो रख लिया हमने। अच्छा, उसने अपने डीएनएस में लिख दिया कि मेरे पास वेबसाइट होस्टेड है। अब जो थर्ड स्टेप है वो पीके निक को इन्फॉर्म कर दिया कि अगर कोई क्वेरी आए इस डोमेन के बारे में और रूट तुमसे पूछे तो एक्चुअली जो सर्वर है वो सर्विस प्रोवाइडर का जो भी सर्वर है उसका डीएनएस सर्वर दे देना। तो ये तो हमारा काम ये होता है कि पीके निक में एक अकाउंट खोलेंगे, पीके निक में जाएंगे, वहाँ डीएनएस सर्वर की एंट्री करेंगे, इस तरह से आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो सब जगह जो है आ जाएगी। अब हम देखते हैं इसको कि पीके निक कहाँ है। तो हम एच के ऊपर जाएंगे, और यहाँ सर्च करेंगे पीके। ठीक है, यहाँ पर सर्च करें। ये पीके निक पाकिस्तान का रजिस्ट्री प्रोवाइडर, तो यहाँ क्लिक करेंगे। आप फर्ज करें हम इसी डोमेन पे जाएंगे। अगर आपको कोई डोमेन चाहिए तो पहले आप सर्च करेंगे उस पर, फर्ज करें हम सर्च करें कि ये डोमेन एग्जिस्ट करता है ही नहीं करता, ये कहेगा डोमेन नॉट फाउंड। तो अब यहाँ पर स्टेप्स देख लें। नंबर 1 ये है कि अगर आपको पाकिस्तान का डोमेन चाहिए तो यू विल गो टू पीके निक, अगर आपको कोई और डोमेन चाहिए तो वो गो डैडी और दूसरी साइट से। सेकंड स्टेप ये है कि आप वेबसाइट के अपनी जहाँ भी साइट होस्ट कर रहे हैं, अगर अपने पास होस्ट कर रहे हैं, कहीं भी होस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो एंट्री है वो डीएनएस में होनी चाहिए, और जो डीएनएस में एंट्री है वो पीके निक को या पीके निक एक अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर आप एंट्री करते हैं। ये जस्ट स्टेप्स हैं। अब हम वापस आ गए। तो अब यहाँ ये दिखाया कि रूट लेवल डोमेन है, उसके नीचे ये सारे डोमेन आते हैं जिसमें .pk भी शामिल है। इसी तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं मालूम तो यू विल ऑलवेज गो टू रूट, फिर रूट जो है यहाँ डायरेक्ट करेगा फर्ज करें नेट पे, और फर्ज करें ये नेट डायरेक्ट करेगा जैसे cddc.net। ये पूरा एक प्रोसेस है। और ये जो क्वेरी कहलाती हैं, ये क्वेरी कहलाती हैं रिकर्सिव क्वेरीज। तो ये देखें कि ये एक तरह का हायरार्की है कि वो डिफरेंट सर्वर से पूछ के ये जवाब है। तो यहाँ पर यही है कि हम अपने आईएसपी के पास जाएंगे, आईएसपी रूट के पास जाएगा, रूट जो है .pk के पास जाएगा, फिर हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका आ जाएगा और उसके अंदर एंट्री हो गया, और इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है। अच्छा, अब यहाँ सिर्फ एक चीज़ दिखानी है कि इसको ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं क्यों इम्पोर्टेंट है।
उस पर हम लोग कंक्लूड करेंगे आज का। तो DDI का मतलब है कि 3 चीज़ें आजकल जॉब मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ हम यहाँ दिखा रहे हैं कि सी ये मार्केट कितनी ग्रो हो रही है फ्रॉम 290 मिलियन टू 467 मिलियन बाय 2020। उसकी वजह ये है कि एक चीज़ ये बता रहे हैं कि BYOD। अच्छा, BYOD का मतलब ये है कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस, क्योंकि नेटवर्क पे आप अपने फ़ोन लेके जा रहे हैं, तो इसलिए हर फ़ोन को जो है आपको IP एड्रेस चाहिए। दूसरा जो है वो IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, तीसरा ये कि IP वर्जन 6 आ गया। चौथा ये वर्ड दिखा रहे हैं SDN, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो क्योंकि इतनी चीज़ें दाखिल हो रही नेटवर्किंग में, तो सडनली जो है वो DHCP और DNS जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सारा चीज़। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे और सिर्फ जॉब मार्केट देखते हैं। तो इंडीड पे हम सिर्फ एक टाइप करते हैं वर्ड, जस्ट अब सी देखें DNS यहाँ। अच्छा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये साइट्स जो हैं, क्योंकि आपकी CV में वही वर्ड होने चाहिए जो इन साइट्स पे नजर आते हैं। तो अगर हम यहाँ टाइप करें, फर्स्ट करें DNS, अब ये देखिए कितनी जॉब्स जो इस करंटली पोस्टेड है। ये कह रहा है कि 20,600 जॉब ऐसी हैं जिसके अंदर DNS का कीवर्ड रिक्वायर्ड, और आपका जो CV होना चाहिए वो एग्जैक्टली मैच कर रहा हो जो स्किल रिक्वायर्ड है। तो ये कह रहा है कि 20,600 जॉब्स ऐसी हैं जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स में कीवर्ड स्किल जो रिक्वायर्ड है वो DNS का रिक्वायर्ड है। तो आजकल जो मार्केट है वो स्किल की मार्केट है। तो क्या ये स्किल इंपॉर्टेंट है DNS? यस। अच्छा, अब हम टाइप करते हैं DHCP, क्योंकि जब ये 20,000 जॉब पे आ गया, इसका मतलब है कि आपके CV के ऊपर नॉट ओनली DNS आना चाहिए, बल्कि आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, और अगर कोई सवाल पूछे तो आना चाहिए। ठीक है, इश्यू ये थी कि क्या वो DHCP फ्रेश ग्रेजुएट का आना चाहिए? यस, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअली जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे कोर्स के अंदर, उस कंटेंट में DHCP तो मौजूद होगा, तो आप DHCP के बारे में पढ़ लें। लेकिन अगर एक कोई ग्रेजुएट होता है यूनिवर्सिटी का, तो उसके अगर उसमें DHCP नहीं लिखा हुआ, तो वो कैसे IP सपोर्ट की जॉब पे जाएगा? क्योंकि वो जॉब पे जो मेन फंक्शन रिक्वायर्ड है वो तो DHCP रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब हम DHCP को देख लेते हैं, चाहे फ्रेश हो या एक्सपीरियंस हो, ये उससे कोई फर्क नहीं। ये लिखा हुआ 10,471 जॉब के अंदर जो है वो DHCP मेंशन है। देख लेते हैं जॉब के अंदर कहीं, अगर हम जॉब की सी एक्चुअली आपके उसमें यही होना चाहिए, क्योंकि जो कीवर्ड्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर, जब जॉब में आप जाएंगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसमें DHCP जरूर आ रहा है, क्योंकि आपका जो CV है वो इसी को मैनेज करना है। तो कहीं ना कहीं इसमें DHCP रिक्वायर्ड हो, तो ये जो पूरा CCN है एक्चुअली वो बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर आएगा, तो वो कीवर्ड्स जो है वो रिक्वायर्ड। सर, ये तो एक जनरल हमने आज का जो टॉपिक था वो DHCP और DNS को कॉन्फ़िगरेशन लैब और उसके कुछ कंटेंट्स में था। तो इसको हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम लोग इसको एंड कर रहे हैं।